इन्वेस्टोपीडिया एक वेबसाइट है, उसके अकॉर्डिंग था कि अमेरिका में एक्चुअल में डेब्ट बहुत ज्यादा है, और विकिपीडिया के अकॉर्डिंग था कि वो $7 ट्रिलियन समथिंग है। बट फिर मैंने कुछ अमेरिकन का भी देखा था, तो उनका कहना था कि अमेरिका वैसे तो वो कर सकता है, वो सारा डेब्ट अपना क्लियर कर सकता है, बट वो टैक्सेस अभी बढ़ा नहीं रहा इसलिए, और कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज लिखी थी सर, वो हमको समझ नहीं आया, बाकी यही था सर। बिल्कुल ऐसे ही है, अभी आपको इतना ज्यादा समझना भी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है ना। तो ओवरऑल ये स्ट्रैटेजी होती है मार्केट में सस्टेन करने की, अलग अलग लोगों की, अलग अलग कंट्री की अलग अलग तरीके से होती है। ओके, यस सर, यस सर। तो एनी अदर डाउट, or we will have a separate doubt session, okay, from 5:30 to 6 onward, so there we will discuss doubt. Okay, so abhi for the time being, whatever we are doing in the making of global world, okay, or what we had done till date, anybody has any significant doubt? And so overall reading, going through the chapters, if you have found anything which is something like disturbing you or problematic for you, then you can ask right now. Okay, apart from that, I had given you 2 DPPs, okay, the making of global Yes, world. sir. Yes, Okay, sir. so I hope all of you have completed that. सर मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का नहीं मिला था हमें, मुझे सर वो पॉपुलर हमारे मैथ्स के सेक्शन में आ गया था। सर मैथ्स के सेक्शन में अपलोड है वो सर। मैथ्स के सेक्शन में अपलोडेड है। यस सर, यस सर। सर ये तो फिर नहीं पता था मुझे। यस सर, उसका तो मैंने भी नहीं कहा आखिर। एक बार आप मैथ्स के सेक्शन में है तो हो गया होगा बाय डिफॉल्ट, है ना, उसमें ऐड हो गया होगा। पता ही नहीं तो चला आप उसको फिर एक तो। बार, कोई बात सिर्फ नहीं, एक बार फिर आफ्टर क्लास यू कैन गो थ्रू दैट एंड यू कैन सॉल्व इट आउट। ओके, आपको जब नहीं मिला डीपीपी तो आप एक बार एकेडमिक डिपार्टमेंट में पूछ लिया करें, है ना, जब कोई भी इस तरीके से प्रॉब्लम आया करे। ओके, यस सर। yes, so in previous class we completed First World War. We saw how First World War changed the overall economic system, which countries benefited, which countries were in loss. Okay, हम लोगों ने यूएस के बारे में पढ़ा कि यूएस एक कंट्री था जो किसका था, कंट्री ऑफ डेब्ट टर्न इनटू कंट्री ऑफ क्रेडिटर्स। ओवरसीज जो है उनके जो है लैंड्स वगैरह हो गए, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट उनके बढ़ गए, है ना। तो एक पावरफुल कंट्री के तौर पे इमर्ज होके आई कौन, यूएसए। नाउ अब जो पॉइंट है वो है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। in second world war, what sort of things happened and how from second world war things changed, okay, that we will discuss. और ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा we will start globalization and the Indian economy. okay, तो वहां यही चीज, सेम चीज, ओके, हालांकि एक डिफरेंट कंटेक्स्ट में होगा, पर्टिकुलरली वो इकोनॉमी से रिलेटेड होगा। ओके, वी विल डिस्कस ओवर देयर इन इकोनॉमिक्स। ओके, ग्लोबलाइजेशन आप में से कई बच्चों ने वो पढ़ा भी होगा। ओके, तो जो बच्चा ये अच्छे से समझ ले रहा है वो वहां पे तो एकदम आसानी से समझ जाना है। सिर्फ देखो कि जिन्होंने पढ़ भी रखा होगा पहले से, बहुत सारी चीजें यहाँ पे वहां के मैच कर रही होंगी अगर अच्छे से पढ़ा हो, समझा हो तो। ओके, क्योंकि जब ग्लोबलाइजेशन टर्म हम बोलते हैं तो ये क्या है, इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरलिंकिंग ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ओके, तो ये कैसे होता है, बाय मीन ऑफ ट्रेड, बाय मूवमेंट ऑफ कैपिटल, बाय मूवमेंट ऑफ पीपल, दिस इज व्हाट ग्लोबलाइजेशन इज। तो वहां पे भी यही डिस्कस होगा, रीबिल्डिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी। मैंने जो स्क्रीन शेयर किया है आप सभी को दिख रहा है? Is this visible? नो सर। तो सर Okay. No, sir, not. Okay, wait for a while. Let me check. Radical B01. यस सर, विजिबल। Radical B01 से Akshit Maheshwari, okay, is there, and then
Sahil is there? Okay. Himani, Jyoti. Okay, Himani, Jyoti, Akshit, Himanshu. क्लास में हो आप? हिमानी, आप तो हो क्लास में? Why you are not speaking? चलो, तो let's move on to our chapter. Let's see how things changed after First World War, or in particular Second World War. What happened? So rebuilding a world economy, the post-war era. Okay, the post-war era. फिर उसके बाद आपने 9th क्लास में नाजी पढ़ा है, नाजी द राइज ऑफ हिटलर, है ना? यस सर। तो आपने देखा था वो, अगर पीरियड आपको याद है तो आप इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे, कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, क्या क्या कॉजेस थे, कैसे नाजी जो है पावर में आता है, हिटलर किस तरीके से लेबेनशर्म की आइडियोलॉजी के थ्रू अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करने जाता है, और सबसे बड़ा ब्लंडर जो कि नाजी ने किया था वो है यूएसएसआर पे हमला 1941 पे, 1941। यस सर, उन्होंने अपने लेफ्ट फ्रंट्स को जो है यूके के बॉम्बिंग के लिए बिल्कुल ओपन छोड़ दिया था, और इस वजह से उनका लेफ्ट फ्रंट को बहुत नुकसान झेलना पड़ा था। यस, और सर यूएसएसआर की आर्मी ने उन्हें घसीटते हुए ले गए थे। वेरी गुड, स्टालिनग्राड में हरा दिया था। हाँ, अब आ जाओ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो टाइम पीरियड है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, यू मस्ट बी नोइंग दिस, 1939 1945, है ना? वो 6 इयर्स चले थे, ये एक बार एनटीएससी में क्वेश्चन आया भी था। ओके, तो एक्सिस पावर नाजी, जर्मनी, जापान, इटली, है ना? वो आप लोगों को ट्रीटी याद है? ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ट्राइपार्टाइट पैक्ट, हाँ सर, जापान, इटली और जर्मनी के बीच में हुआ था। स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया था। फिर उसके बाद अलाइड पावर। ओके, अलाइड में आ जाओ, आपके ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड द यूएस। ओके, और ये 6 सालों तक चला, लैंड, सी और एयर। ओके, अब सर, हाँ, लेमैन डिस्क्रिप्शन ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। ऑस्ट्रिया हंगरी ऑन दिस साइड एक्सिस। ओके, वंस अगेन डेथ एंड डिस्ट्रक्शन वाज एनॉर्मस। अब देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी जो है कि देखोगे कि सबसे ज्यादा ह्यूज कैजुअलिटीज कहां पे हुई, देन यू विल फाइंड दैट इट हैपेंड इन सेकंड वर्ल्ड वॉर। ओके, 60 million people or about 3% of world populations are believed to have been killed. Means this picture is for sure and certain. इतना तो हुआ ही हुआ है। ओके, और ये बिलीव है, टर्म क्या यूज किया गया, वर्ड क्या यूज किया गया, बिलीव्ड। हो सकता है इससे ज्यादा भी, और ऑब्वियसली इससे ज्यादा था। ठीक है, ओके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ द वॉर millions were injured. Okay, millions were injured by this second world war. Yes. तो बहुत सारे जो है कि डेथ बैटलफील्ड में हुए, आउटसाइड बैटलफील्ड में हुए, सिविलियंस की डेथ ज्यादा हुई, जबकि सिविलियंस का कोई कसूर नहीं है, बट दे आर डाइंग, दे हैड डाइड ऑन अ लार्ज स्केल। ओके, और यूरोप और एशिया में इसका डिवास्टेशन ज्यादा देखा गया, एरियल बोम्बार्डमेंट और रिलेंटलेस आर्टिलरी अटैक्स देखे गए, सोशल और इकोनॉमिक डिवास्टेशन, डिस्ट्रप्शंस देखे गए। ओके, तो अब यहाँ पे देखा गया कि इसका रिजल्ट पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के बाद देखा गया, क्या हुआ कि यूएस इमर्ज एज द डोमिनेंट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मिलिट्री पावर इन द वर्ल्ड। 3 ही तो मेन है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और मिलिट्री, हालांकि सोशल भी है। ओके, सो सोशली भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस ज्यादा होता है। ओके, ये 3 यहाँ पे स्पेसिफिकली डिफाइन कर दिया गया है। सोशली भी आप देखो तो जो अमेरिका का जो टर्म है डेमोक्रेसी, ओके, जो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी है, वो कितना ज्यादा प्रमोट हुआ। आज के डेट में कितनी सारी कंट्रीज डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या है? एक तरीके से अ सॉल्यूशन फॉर कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, अ मिडिल पाथ
ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। समझ में आ रहा है? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या करती है? डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट पुअर्स के लिए काम करती है। वाई पुअर्स? बिकॉज पुअर हैव वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। और कैपिटलिस्ट से जो है कि पैसे लेकर, ठीक है, उसको चैनलाइज करती है, डिफरेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाती है ताकि जो पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं वो अबव पॉवर्टी लाइन आ जाए, एक अच्छे सोशल और इकोनॉमिक और स्टेटस उनका क्या हो, बढ़े। समझ में आ रही है? आप लोगों ने अलग अलग चैप्टर में इसको अलग अलग तरीके से पढ़ा है, चाहे वो 9th हो चाहे वो 10th हो, है ना? तो द सेकंड वाज द डोमिनेंस ऑफ द सोवियत यूनियन। और आपने सोवियत यूनियन के बारे में भी पढ़ा, यूएसएसआर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ग्लोबल फेस मिल गया था, यस सर, है ना? यस सर। तो एग्रीकल्चरल कंट्री से एक वर्ल्ड पावर, तो दो ब्लॉक थे। आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर देयर वाज टू सुपर पावर वर्ल्ड वाइड, एक था आपका यूएस और दूसरा था यूएसएसआर। दो यूएसएसआर वाज डिस्ट्रॉयड इन द पीरियड ऑफ 1991, ब्रोक आउट, है ना? तो पोस्ट वॉर सेटलमेंट्स एंड द ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन। तो पोस्ट वॉर में अब देखो, कैपिटलिस्ट है, जो कैपिटलिस्ट वही इंडस्ट्रियलिस्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी, इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए रिसोर्सेस। व्हाट दे रिक्वायर रिसोर्सेस। और वो भी कैसा होना चाहिए? चीप एंड अफोर्डेबल। चीप एंड अफोर्डेबल, ओके, चीप एंड अफोर्डेबल रिसोर्सेज चाहिए। ओके ओके, उसके साथ साथ दे रिक्वायर मार्केट, ताकि वो अपने चीजों को बेच सके, अपने चीजों को क्या कर सके, वो बेच सके। तो आपको मालूम है अपनी चीजों को जब उन्हें बेचना है, ठीक है, तो उसके लिए वो जो डिफरेंट कॉलोनीज बनी है ना, उसी में उनको एक्सेस मिलना चाहिए। जैसे पहले एक्सेस मिला था, पहले तो कॉलोनीज थी तो आराम से एक्सेस मिल जाता था। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखोगे, विदिन अ पीरियड ऑफ विदिन 2 decades नंबर ऑफ कंट्रीज बिकेम इंडिपेंडेंट। उसमें से इंडिया भी था, ठीक है। एशिया में और हाँ, सेकेंड वेव, वेरी गुड। एशिया में और आपका जो है कि अफ्रीका में कई सारे कंट्रीज इंडिपेंडेंट बन जाती है। तो जब इंडिपेंडेंट हो गई, सोवरेन हो गई, तो यू नीड अ परमिशन, फॉर डूइंग ट्रेड। तो कैपिटलिस्ट को ये मानना था कि भाई अब ये सारी चीजों का भी अरेंजमेंट करना होगा। कैपिटलिस्ट के पास क्या है? मनी, ओके, कैपिटलिस्ट के पास क्या है? मनी। और जो डेवलपिंग नेशंस हैं या फिर जो कॉलोनीज हैं, जो आज के जो उस समय इंडिपेंडेंट बन जाती हैं, उनके पास क्या चैलेंजेस हैं? उनको पॉवर्टी से फाइट करना होगा, ओके। सबसे पहले पॉवर्टी फाइट करना है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होगा। शायद आपने पॉवर्टी एज अ चैलेंज में ये पढ़ा भी है। यस सर। ब्रिटेन जहाँ से चले गए थे तो हमें पॉवर्टी से बहुत ज्यादा जूझना पड़ा, ठीक है। पॉवर्टी और इकोनॉमिक ग्रोथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉवर्टी, या इकोनॉमी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉवर्टी। ग्रोथ हटा दो, इकोनॉमी बढ़ेगी तो पॉवर्टी बढ़ेगा या घटेगा? सर घटेगा। तो ये शायद ये भी बताया है मैंने। तो ये प्रॉब्लम जो है, हाँ, ये प्रॉब्लम जो है उस समय था डिफरेंट कॉलोनीज के साथ, ओके। तो कैपिटलिस्ट न्यू दिस वेरी वेल। तो उन्होंने कहा एक काम करो, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाओ, ओके, जो इनके पॉवर्टी से थोड़ा सा पॉवर्टी में है, मीन्स रिक्वायरमेंट है, नीड है, दे विल आस्क फॉर मनी, गिव आउट मनी, बट व्हेन यू गिव आउट मनी यू शुड गिव आउट ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस। आप एक टर्म्स एंड कंडीशन के साथ उनको पैसे दो, ओके, क्योंकि वो भी चाहेंगे कि उनका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, वो भी ग्रोथ करें, है ना। वो भी क्या चाहेंगे? ग्रोथ करने के लिए दे विल ऑब्वियसली लुक फॉर मनी, एंड द सॉल्यूशन इज दिस, दैट वी नीड टू हैव दिस रिसोर्सेज एंड दिस मार्केट। यही टर्म्स एंड कंडीशन है, ओके। दिस विल बी द टर्म्स एंड कंडीशन विच यू विल फाइंड। पैसा किसी से अगर लोगे तो कहेंगे भाई इसके बदले हमें ये आपसे ये चाहिए, मतलब या तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा, या तेजपाल सिंह जैसा इंसान होगा। तेजपाल कहेगा सविता अपने यहाँ काम करती हो तो हमारे यहाँ भी काम करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा और अनाज भी सस्ते में दे देना। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो ये यहाँ पे बड़े लेवल का तेजपाल सिंह है, एक बहुत बड़े लेवल का। और इंडिया और जैसे कॉलोनियल
जो आपके हैं कॉलोनीज हैं वो क्या करेंगे, दे विल एक्ट लाइक अ सविता। ये चैप्टर बोर्ड में नहीं आएगा, समवन हैज आस्क्ड, ओके, ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन, ओके, but it will be asked in your internal assessment, okay, because it's a part of your internal assessment where you will get 20 marks, okay, as well as it is a part of NTSC. It will be the part of NTSC, okay. इट्स अ गुड चैप्टर। तो इसमें बहुत सारी इसमें जो है आप लोगों को चीजें सीखने को मिली होंगी जो कि आप यस सर, काफी चीजें कनेक्ट भी कर पा रहे हैं लास्ट ईयर से। तो लेट्स नाउ कंटिन्यू विद दिस। हाँ, तो इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियंस ड्यू टू की लेसन्स फ्रॉम इंटर वॉर इकोनॉमिक एक्सपीरियंस। अब क्या है, क्या इकोनॉमिक, क्या उनके पास एक्सपीरियंस आया, अब एक्सपीरियंस के हिसाब से वो वर्ल्ड इकोनॉमी को रीशेप करने की कोशिश करेंगे। उनको ये एक्सपीरियंस मिला कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो इसमें मास प्रोडक्शन करना है वो सस्टेन नहीं हो पाएगा विदाउट मास कंजम्पशन। आप बहुत सारा सामान बना तो रहे हो बट उसको बेच नहीं पा रहे हो। बेचोगे कब, जब लोगों की तनख्वाह ज्यादा होगी, पेमेंट ज्यादा होंगे तो वो आपके खरीदेंगे। कंजम्पशन ज्यादा होना चाहिए, लोग खरीदें, ऐसा नहीं आप बेचने के लिए हो, खरीदने वाला कोई नहीं है। टू वे रिलेशन होना चाहिए। आपको मालूम है फोर्ड ने किस तरीके से अपने कार की सेलिंग बढ़ाई थी? यस सर, उन्होंने अपने प्राइसेस गिरा दिए थे लोन्स दे दिए थे जैसे और साथ में लोन्स भी दिए थे। पर्टिकुलर आदमी से पर्टिकुलर काम करेगा। हाँ, देयर वर अ नीड फॉर हाई एंड स्टेबल इनकम। हाँ, लिसन, देयर वाज अ नीड फॉर हाई एंड स्टेबल इनकम, ओके। और इसको क्या करना है, देखना है कि स्टेबल एम्प्लॉयमेंट रहे। इनकम्स कुड नॉट बी स्टेबल इफ एम्प्लॉयमेंट अनस्टेबल। एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं तो इनकम कैसे स्टेबल? इनकम मींस रेगुलर इनकम आती रहे, पैसे हमेशा मिलते रहे। तो एक एम्प्लॉयमेंट को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। एम्प्लॉयमेंट होती रहे लोगों के पास पैसे आते रहे, तभी आप ऐसा कर पाओगे, कंजम्पशंस, मास कंजम्पशंस करा पाओगे, ओके। तो अब मार्केट में जो है कि मार्केट में किस तरीके से ये फुल एम्प्लॉयमेंट रहे, किस तरीके से ये एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आप जानते हो जो कंडीशन होती है एम्प्लॉयमेंट की वो वैरी करती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो चाहते हैं कि सिर्फ जब जरूरत हो तो काम करने लोग आए, जब जरूरत ना हो तो काम करने ना आए। जो कैपिटलिस्ट की आइडियोलॉजी आपको मालूम है कि कम से कम पैसे दो, ज्यादा से ज्यादा काम कराओ, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। सेक्टर्स पढ़ा है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पढ़ा है आपने? यस नहीं, ये सारी चीजें समझाई है। यस सर। यस सर। तो और अब आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को इसका ख्याल रखना है। गवर्नमेंट विल लुक आफ्टर दिस कि प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट इज देयर इन द कंट्री, वेयर प्रॉपर पेमेंट इज मेड आउट टू द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री और टेरिटरी, ओके। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, गिव मी अ सेकेंड। देखो, जर्मन फोर्सेस अटैक रशिया, जुलाई 1941। यस सर। यस सर। सर एक डाउट तो मुझे, इसको कौन लेगा? ओके, फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, इस सबका ख्याल किसको रखना है? गवर्नमेंट को। प्राइस फ्लक्चुएट ना करें, आउटपुट जो है कि एक लेवल पे रहे, एम्प्लॉयमेंट वहां पे रहे। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कौन देखेगा? गवर्नमेंट। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहे, ना ज्यादा सप्लाई हो ना ज्यादा डिमांड हो रहा है तो वो तो ठीक है, ओके। ज्यादा डिमांड है, अगर किसी चीज की ज्यादा डिमांड है तो ऑब्वियसली उसके प्राइसेस हाई हो जाते हैं। अगर वो कम होता है तो डिमांड है इकोनॉमी में तो ओके, गुड थिंग। डिमांड होता है तो इन्फ्लेशन होता है। इन्फ्लेशन क्या दिखाता है? डिमांड, ठीक है। अगर महंगाई है तो इसका मतलब लोगों के पास पैसा है, लोग डिमांड कर रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो जितना रहेगा उतने में जो सबसे ज्यादा पैसा दे पाएगा उसी को मिलेगा। चीजों के प्राइसेस बढ़ेंगे, यस सर। यस सर। और जब चीजों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे लोग कहेंगे कि बहुत महंगाई है। सर हाइपर इन्फ्लेशन इससे अलग कैसे है? वहां पे तो बहुत ज्यादा हो गया, वहां पे तो बहुत ज्यादा हो गया ना। हाइपर इन्फ्लेशन आपने पढ़ा तो है, क्राइसिस वाली सिचुएशन आ जाती है। हाँ, वो इकोनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन। जर्मनी में। चलिए हम लोग आते हैं, बिल्कुल। अब ये पहला लेसन। दूसरा लेसन कि
कंट्रीज की इकोनॉमी को आउटसाइड वर्ल्ड की इकोनॉमी से हमें क्या करना है, जोड़ना है। ओके, तो फुल एम्प्लॉयमेंट तभी मिल पाएगा जब गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल एंड लेबर। देखो गुड्स फ्लो आपने पढ़ा है 3, गुड्स, कैपिटल, लेबर। गुड्स एंड सर्विसेज भी यहाँ कर सकते हो, आज के डेट में सर्विसेज भी हैं। ओके, तो ये पोस्ट वॉर इकोनॉमी में ये सारी चीजें जो है ध्यान में लाएगी कि गवर्नमेंट जो है प्रॉपर एक एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ओके, गवर्नमेंट को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनानी चाहिए, जो लोकल मार्केट है वो इंटरनेशनल मार्केट से क्या हो, लिंक अप हो। तो ये कैसे हो पाएगा? तो इसके लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। क्या बनाए गए? इंस्टीट्यूशंस, जो कि इन सारे ऑर्डर को फॉलो प्रॉपरली करवाएं। ओके, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फुल एम्प्लॉयमेंट कराएं। तो इसके लिए यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ। कहां पे, कब हुआ? जुलाई 1944, ब्रिटेन वुड्स में, जो कि न्यू हैम्पशायर यूएसए में है। इस ब्रिटेन वुड्स में यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जिसका नाम है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, और दूसरा है आपका IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसी को वन ऑफ द ब्रांच ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक भी कहो, कोई दिक्कत नहीं। तो IMF और वर्ल्ड बैंक में पर्टिकुलरली IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये दोनों का एस्टैब्लिशमेंट हुआ कहां पे? ब्रिटेन वुड्स में, जो कि न्यू हैम्पशायर में है। कहां है? न्यू हैम्पशायर। इसको कहते हैं, दोनों इंस्टीट्यूशन को, ब्रिटेन वुड्स ट्विंस। ट्विंस समझते हो? एक बार में दो, तो ट्विंस बुलाए जाते हैं। यस सर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर NTSC एग्जामिनेशन। ओके, IMF क्या करता है? फॉरेन एक्सचेंज को देखता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज, अगर कोई कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की कमी है या क्राइसिस में है, तो उसको फॉरेन एक्सचेंज देते हैं और उनसे उसे जो है टर्म्स एंड कंडीशन के साथ देते हैं। फॉरेन एक्सचेंज देंगे, उनको संभालने की कोशिश करेंगे, संभाला जाएगा, बट एक सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। समझ में आया? यस सर। यस यस सर। सर सर ट्विन बिल्डिंग्स हाँ, वही बोलो। है ना जिन पर क्या कह रहे हो? सर ट्विन बिल्डिंग्स वही है ना जिन पे अटैक हुआ था 2001 में एक। सब वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, टेररिस्ट अटैक जो हाँ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था। ओके, तो यहाँ पे अब देखो, अब IMF क्या करता है? सरप्लस, जिनके पास सरप्लस होता है वो अपना पैसा IMF में रखेंगे, और जो डेफिसिट होगा वो आके लेंगे। जस्ट लाइक अ बैंक। बैंक के बारे में आपने पढ़ा है, मनी एंड क्रेडिट, बोरोवर्स और यस सर। हाँ, डिपॉजिटर के बीच में मीडिएटर का काम करते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ चीजें थोड़ा डिफरेंट आपको दिखेंगी कि यहाँ पे जिसका ज्यादा पैसा लगता है, जो ज्यादा पैसा इसमें जमा करता है, दैट कंट्री विल हैव अ स्पेशल पावर, अ वीटो पावर। ओके, क्या होगा? वीटो पावर होगा, कि मतलब कोई भी डिसीजन अगर उनके खिलाफ जा रहा है, दे विल वीटो। ओके, नो, I cannot accept this. This terms and condition is not in favor of us. So I will not listen to this. और अगर उनको क्यों I will not listen to this अगर वो कहते हैं, तो what sort of harm will that institution will face? Will that institution have to face? That particular country will not give a penny to that institution. और जहां पे सबसे ज्यादा डिपॉजिट है, अगर वही जो कहे ना हो, तो पैसा नहीं देगा। कैसा है कि मेरा पैसा वापस करो, चलाओ, तुम देखते हैं कैसे चलाते हो। समझ में आ रही है बात? सर तो इसमें Yes, कोई एक ही sir. कंट्री है या फिर इसमें भी 5 कंट्रीज है UN की तरफ? हाँ, सुनो, पहले जितना मैं कह रहा हूँ वो आप पहले समझो। ओके, तो जो सबसे ज्यादा है उसका सबसे ज्यादा क्या होगा, बात सुना जाएगा। तो ये 2 ट्विंस आपका एस्टैब्लिश हुआ। ओके, so IMF and World Bank are referred to as Bretton Woods Institution, for sometimes the Bretton Woods twins. Okay, तो ये ब्रिटेन वुड्स सिस्टम का ट्विंस है। अब ये ऑपरेशनल कब हुए? 1947 में। और डिसीजन मेकिंग किसके पास है? वेस्टर्न इंडस्ट्रियल पावर, मींस कैपिटलिस्ट। इंडस्ट्रियल पावर refers here capitalist. They have decision making power over here.
और यूएस के पास इफेक्टिव राइट है वीटो ओवर की आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक डिसीजन। कुछ भी कह दिया सर ऐसे नहीं ऐसे हो रहा है, हम लोग ने डिसाइड किया अच्छा ठीक है चलो ये नहीं होगा, मुझे पसंद नहीं आया, मुझे कितना मिल रहा है सर, आपको इतना मिल रहा है, अरे ये बहुत कम है और बढ़ाओ। समझ में आ रही है बात? When we will do globalization, there also we will study about WTO, of an institution known as WTO, World Trade Organization. There also you will find that Yes, sir. US will not work as per the guidelines issued by WTO at all. Okay? तो एक ही सुपर Yes. पावर है, तो कौन है? यूएस। अब इससे डरना नहीं है, बार बार मैं अगर कह रहा हूं तो, ठीक है, बट है तो है। सर हाँ तो जो आपने कहा कि ये एक वर्ल्ड बैंक है जिसका सर जो हम जानते हैं हर बैंक में एक इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है हर बैंक को, तो वो सर वो जो प्रॉफिट वर्ल्ड बैंक कमाता है वो किसको मिलता है? वो अपने चलाने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए वो यूज करते हैं, साथ ही साथ डेवलप नेशन को मिलता है जिनका पैसा ज्यादा है, पैसे के हिसाब से मिलता है ना। ओके सर, मतलब वो ओके अपना ही फंक्शनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, यूनाइटेड नेशन कैसे वर्क करता है? ऐसे ही करता है। यूनाइटेड नेशन में अलग अलग विंग्स हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी काम करते हैं। तो ये सारे इंस्टीट्यूशन कौन चलाता है? इनको चलाने के लिए, इनको चलने के लिए एक पैसे की जरूरत होती है। पैसे सभी लोग लगाते हैं और जिसके पास ज्यादा होता है वो थोड़ा ज्यादा लगा देता है और कहता है भाई हमारे डिसीजन हमारे पास वीटो होगा। ओके ओके सर। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, यस सर अगर जैसे सर यस सर सर अगर यूएस ने किसी कंट्री को अगर जैसे सर लोन दिया है तो सर यूएस नहीं देगा कंट्री को लोन, यूएस नहीं देगा। हाँ सर वैसे जैसे सर बैंक सर उस आईएमएफ से दिया है सर, तो सर अगर जैसे यूएस को डिसीजन लेगा तो वो कंट्री उसे अपोज नहीं कर सकती फिर। तो सबको जब पता है तो क्यों अपोज करेंगे? और जो अपोज करेंगे, मान लो अगर डायरेक्ट भी पैसे दिए हों, ऐसा भी होता है कि ये इंस्टीट्यूशन के अलावा भी यूएस पैसे दे सकता है। जैसे अब सपोज इन केस ऑफ पाकिस्तान कह दिया भाई टेररिस्ट एक्टिविटीज को आपको क्या करना है, बैलेंस करके रखना है, ओके, टेररिस्ट एक्टिविटीज ना हो पाए, तो उनको पैसे दे दिए, तो उनको मानना पड़ता है, उनको जो जैसे कहेंगे उनको मानेंगे। ओके ओके सर। चलो समझ में आई बात? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, पाकिस्तान के केस में अगर यूएस से पैसा आ रहा है टेररिज्म को बचाने का, टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकने के लिए, तो पाकिस्तान उसको रोकेगा कि और बढ़ाएगा? सर बढ़ाएगा क्योंकि पैसा तो उसी के पास बढ़ाएगा सर, वो तो सर बढ़ाएगा। मुझे नहीं मालूम, आप लोग से मैं राय ले रहा था। तो वो दिखाएगा कि वो कम करा पर वो बढ़ाएगा। बढ़ाने से क्या फायदा है उसको? बाकी देश यूएस से बढ़ाने से क्या फायदा है, जो मैंने पूछा वो बताओ। सर फिर उसको कम करने के बाद पे उसे बार बार पैसा मिलता रहेगा और वो कहेगा ठीक है हम कम कर लेंगे। यस सर, वो बार बार देता रहेगा लोन की मुझे दे दो। तो सर पैसे ले लेंगे सर, काम करेंगे नहीं कुछ रोकने के लिए। चलो ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम इज द सिस्टम लिंकिंग नेशनल करेंसी टू द मॉनेटरी सिस्टम। नेशनल करेंसी को क्या करना? मॉनेटरी सिस्टम से ऐड करना। आज के डेट में आप देखो तो हम पढ़ते हैं ना $1 ₹70 ₹75, तो ये क्या है? लिंकिंग है। हम लिंक करते हैं इंटरनेशनल मार्केट से अपने लोकल करेंसीज को। और पहले क्या था? ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में था। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मतलब वो फिक्स था कि इतने का $1 अगर ₹10 है तो ये ₹10 ही रहेगा। इसमें गवर्नमेंट इसको इंटरवीन करके क्या करती थी? चेंज करती थी एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ? ये फिक्स सिस्टम कोलैप्स कर गया और आ गया फ्लोटिंग सिस्टम, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो फिक्स सिस्टम अब जैसे समझो कैसे काम करता है। $1 ₹10, $1 ₹10 क्यों है? $1 ₹1 क्यों नहीं है ना? ये भी अब वैरी करता है। अब ये देखा जाता है किस कंट्री के पास कितना रिसोर्स है, कितना गोल्ड का रिजर्व है, कितना रिसोर्स है। ओके, पर्टिकुलरली गोल्ड को काउंट किया जाता है, तो गोल्ड के हिसाब से वो अपने करेंसी बना सकते हैं। जैसे आपसे वही बिजनेस वाला गेम मैंने अगर कह दिया और आपके पास रिसोर्सेज है, फॉर एन एग्जांपल गोल्ड आपके पास 100 kg है। 100 kg तो बहुत हो गया, मान लेते हैं, ठीक है, तो मानना ही है तो 100 kg मानते हैं।
1000 भी मान सकते हैं, बट 100 मान लेते हैं। ओके, तो 100 kg गोल्ड है, तो 100 kg गोल्ड के हिसाब से, ठीक है, 100 kg गोल्ड के हिसाब से आपका जो है डॉलर फिक्स कर दिया जाएगा, आप कितने डॉलर बना सकते हो। ओके, 100 kg के हिसाब से कितने डॉलर आप प्रिंट करा सकते हो। अब जितना डॉलर आपने प्रिंट करा लिया 100 kg के इक्वल, ठीक है, उसने डॉलर को आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, उतने डॉलर को से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप चलाइए। उस समय गोल्ड के हिसाब से $35, 1 पर आउंस ऑफ गोल्ड, पर आउंस, 1 आउंस 28 ग्राम के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 28 ग्राम। अगर आपके पास 28, हाँ 28 ग्राम्स, तो ये अगर 28 ग्राम्स है आपके पास तो आप $35 प्रिंट करिए, ठीक है। 280 अगर है ग्राम्स तो आप कितने करिए, $350 प्रिंट करिए, और उसी $350 में अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलाइए, आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो मतलब ये रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है कि आप करेंसी कितना प्रिंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रेकलेसली आप करेंसी प्रिंट करते जाओ और आपकी करेंसी की वैल्यू एकदम खत्म हो जाए कि आपको बास्केट भर के ले जाना पड़े और आपको एक जो है ब्रेड मिले। और सर यूएसए तो कुछ भी कर सकता है ना सर, यूएसए चाहे तो वो तो कर ही सकता है। नहीं, ऐसा थोड़ी है सर। यूएसए सर उस पे कौन वो रखता है निगरानी? निगरानी वो अपने इकोनॉमिक सिस्टम, मैं कह रहा हूँ ना, इकोनॉमी को चलाने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। सबके पास एक टर्म्स एंड कंडीशन है, वो भी अपना सिस्टम कोलैप्स नहीं करना चाहेंगे। अचानक से बढ़ा देगा तो जब यूएस कोई डिसीजन, हाँ सुनो, जब यूएस कोई भी डिसीजन लेता है तो उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड पड़ता है। रिसेशंस कई बार देखे गए हैं सिर्फ यूएस के जो डिसीजंस की वजह से, र्यूमर्स की वजह से, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कोलैप्स होने की वजह से। तो ऐसे नहीं है कि जो है कि यूएस अपने मन से पूरा डिसीजन ले लेता है, कुछ भी कर लेंगे रेकलेसली, वो भी प्रिंट कर, कोई भी कंट्री रेकलेसली करेंसी की प्रिंटिंग नहीं कर सकती। ओके, और यूएस में जब मैं यूएस कह रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि सब कैपिटलिस्ट ही हैं वहां पे, है ना, वहां पे लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी भी है। ओके, आप देखो ब्लैक्स के साथ अगर हुआ तो इतने सारे लोग आ गए कि मिलिट्री को बुलाना पड़ा। राइट्स भी है वहां पे, बट यस कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी प्रमोट होती है वहां सबसे ज्यादा। समझ में आई बात? सर मेरे को ये वाला समझ में नहीं आया जो आपने बताया कि रिसोर्सेज और 100 kg गोल्ड वाला एग्जांपल, मुझे समझ नहीं आया लास्ट वाला पैराग्राफ। ये सर मुझे भी नहीं आया। सर मुझे भी नहीं आया। चलो 280 ग्राम मान लेते हैं, किसके पास पैसा है? यूएस के पास 280 ग्राम, सॉरी पैसा कह रहा हूँ, ग्राम आपका सोना है, ठीक है, गोल्ड है। अब एक 28 ग्राम पे आप $35 प्रिंट कर सकते हो, 280 ग्राम पे आप $350 प्रिंट कर सकते हो। ओके, अब इसी $350 के हिसाब से आप ट्रेड करो, ज्यादा प्रिंटिंग मत करो। तो ये फिक्स कर दिया गया था। तो जितने कंट्री के पास जितना गोल्ड था उस हिसाब से वो अपने यहाँ क्या करते थे, प्रिंटिंग करते थे, डॉलर प्रिंट करते थे। हाँ, तो सर डॉलर, अगर किसी कंट्री के पास बहुत कम गोल्ड रिजर्व्स हैं तो वो बहुत ही कम करेंसी बनाएंगे, तो फिर उनके करेंसी का वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं, उनकी करेंसी की वैल्यू ज्यादा नहीं होगी। वर्ल्ड इकोनॉमी में जब वो अपने करेंसी को लिंक करेंगे तो डॉलर के कंपेयर में उनका करेंसी वीक होगा, क्योंकि उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। समझ में आई बात? चलिए सर गोल्ड का एग्जांपल होगा ना, क्योंकि और लिया जाता है, क्या क्या रिसोर्सेज में से गोल्ड को लिया जाता है, गोल्ड को, फॉरेन एक्सचेंज को, है ना सर रिसोर्स। फिर उसके बाद आपका सर आपने गोल्ड को तो एग्जांपल दिया ना कि वो कंट्री का कितनी डेवलपमेंट है, पैसा। पहले गोल्ड को लिया जाता था, और फॉरेन एक्सचेंज को भी कंसीडर करते हैं। लोकल करेंसी की प्रिंटिंग की बात हो रही है, याद रखना। ओके, अगर इंडिया के पास फॉरेन करेंसी बहुत ज्यादा है प्लस गोल्ड भी है तो उसके अकॉर्डिंगली करेंसी का प्रिंटिंग कर सकता है इंडिया, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे ये टर्म थोड़ा आपको इकोनॉमिक्स की तरफ ले जाएगा, है ना, तो ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। ये टॉपिक डिफरेंट एक टॉपिक है जिसमें हम ओवरऑल फॉरेन एक्सचेंज और एक्सचेंज रेट के बारे में समझते हैं, एक सेपरेट टॉपिक है। ओके, तो आप इतने ज्यादा डिटेल में अभी मत समझो, लेमैन टर्म में समझो कि जितने रिसोर्सेज हैं उस हिसाब से आप करेंसी प्रिंट करेंगे और उस करेंसी को दूसरे करेंसीज के से मैच करने के लिए
ओके, आपको क्या करना होगा, फिक्स्ड की बात कर रहा हूँ, आपको अपने रिसोर्सेज और उनके रिसोर्सेज को कंपेयर करना होगा, उस हिसाब से वो एक्सचेंज रेट वो स्टैब्लिश होता है कि आपका इकोनॉमी मजबूत है कि उनका, है ना, समझ में? एक सिस्टम बनाया गया। ये पहले फिक्स्ड था, अब फ्लोटिंग है। पहले क्या था, फिक्स्ड था, अब क्या है, फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग में मतलब डिमांड एंड सप्लाई। किसी चीज की अगर डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, जैसे डॉलर की डिमांड बढ़ गई, ओके, कि हमें डॉलर चाहिए, समझ में आ रही है बात, तो डॉलर के कंपेयर में पैसा स्ट्रांग होगा या वीक होगा? स्ट्रांग हो। देखो, अगर हमारे पास $400 हैं, कितने डॉलर हैं, 400, तो लोग कहेंगे कि हमें डॉलर चाहिए, हमें 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 सबको डॉलर चाहिए, तो $1 की कीमत बढ़ेगी या घटेगी? से बढ़ेगी। 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 कह देंगे कि बढ़ेगी क्योंकि डिमांड भी ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है, तो कह देंगे 76 रुपए हो गया, 80 रुपए हो गया, है ना, ताकि ये डॉलर बचा रहे, डॉलर खर्च ना हो। इंडियन और रुपीज की बात कर रहा हूं मैं, आरबीआई जो डिसाइड कर रही है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। अब ये फिर उसके बाद अगर डॉलर बहुत सारा आ गया, 4000 आ गया, 4 लाख आ जाए, 40,000 आ जाए, है ना, और उस कंपेयर में डिमांड रेज ना हो, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा है, तो ये फर्दर क्या होगी, रिड्यूस हो, 70 हो जाएगी, 65 हो जाएगी, समझ में आ रही है बात? तो ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। हम जब एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम इसमें ऐड करते हैं कि सब्ट्रैक्ट करते हैं? ऐड करते हैं सर, ऐड करते हैं। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो इसमें ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट होगा तो करेंसी मजबूत होगी या वीक होगी? वीक होगी। मजबूत होगी सर, वीक होगी सर, घटेगी। हाँ, वो बढ़ते चली जाएगी 80 से 85, ये वीक होना हुआ। मजबूत कब होगा, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट होगा, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई यही है, समझ में आ रही है बात? कुछ तो समझ में आया? यस सर, थोड़ा सा इसमें डिमांड एंड सप्लाई में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, वेयर एज फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है। ओके, गवर्नमेंट अपने हिसाब से क्या कर सकती है, पैसे को मैनिपुलेट कर सकती है कि हम कितना एक्सपोर्ट करेंगे, कितना इंपोर्ट करेंगे। हम अपने नेशनल इकोनॉमी को इंटरनेशनल इकोनॉमी से जोड़ते क्यों हैं? one of the main reason for doing so is trade. We want trade, खरीदना और बेचना। समझ में आई बात? क्लियर है? यस सर। यस सर। द अर्ली पोस्ट वॉर ईयर्स, पोस्ट वॉर मतलब जैसे ही अभी वॉर कंप्लीट हुआ उसके अर्ली ईयर्स में क्या हुआ कि जो ये ब्रिटेन वुड सिस्टम बना था, ये क्या हुआ कि ये आपको मालूम है कि किसके द्वारा डोमिनेटेड था? वेस्टर्न इंडस्ट्रियल नेशन के द्वारा, है ना। और जापान भी ग्रू अप कर गया रैपिडली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। 2-3 डिकेड में तो ग्रू अप हो गए, डेवलप नेशन में आ गए, और वर्ल्ड ट्रेड भी बढ़ने लगा। वर्ल्ड ट्रेड भी क्या होने लगा, बढ़ने लगा, और वो 8% से 1950-1970 में वो जो है कि 1950 to 1970 8% तक बढ़ गया, और इनकम भी लोगों की 5% इंक्रीज हो गई। बट जब ये ब्रिटेन वुड्स बने, जो ये ब्रिटेन ट्विंस बने थे, ये मोर और लेस डेवलप नेशन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे, है ना। डेवलप नेशन पे थोड़ा ज्यादा क्या कर रहे थे, ये फोकस कर रहे थे। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थे, डेवलपिंग कंट्रीज थे, उनकी प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ रही थी। और यही एक समय है 1950s और 1960s का कि आप एमएनसीज वर्ल्ड वाइड क्या करती हैं, स्प्रेड करती हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे एमएनसीज के बारे में, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। Multinational, as the name suggests, that the presence of this company is in multi-nation. एक से ज्यादा नेशन में इनका प्रेजेंस है। हम लोग ये ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी में भी पढ़ेंगे, जो कि आपकी इकोनॉमिक्स बुक ने दिया है। ओके, इस समय टेक्नोलॉजी और एंटरप्राइज भी रैपिडली जो है बढ़ती है, तो डेवलप नेशन जो है कि बड़े तेजी से बढ़ते हैं, और डेवलपिंग नेशन और अंडर डेवलप्ड नेशन वो क्या करते हैं, वो इनको देखते हुए जो है ये भी बढ़ना चाहते हैं। आज के दौर में कहते हैं ना डेवलप डेवलप डेवलप,
क्या डेवलप है? मास प्रोडक्शन, मास कंजम्पशन, यही डेवलपमेंट है। आप ज्यादा प्रोड्यूस करो, ज्यादा कंज्यूम करो। अगर आप जो है दूसरों से कंपेयर करके, अगर ये डेवलप नेशन इतना ज्यादा डेवलप नहीं होता तो क्या जरूरत थी बाकी कंट्रीज को उसके पीछे पीछे भागने की? देखो मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है। यूएस वालों को देख के लोगों के जो है कि पसीने छूट रहे हैं, हमारे पास क्यों नहीं है, हम भी ऐसे ही करेंगे। डेवलपमेंट, और उसी डेवलपमेंट के चक्कर में सारा क्लाइमेट बर्बाद हो रहा है, एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. Yes, sir. Therefore, they invested vast amount of capital, importing industrial plants, equipment, modern technology. तो डेवलपिंग नेशन एज यू नो कि उनके पास तो है नहीं, वो क्या करेंगे? तो लोगों से उधार लेंगे। किससे लेंगे? वर्ल्ड बैंक से लेंगे, आईएमएफ से लेंगे, है ना। इंडस्ट्रियल प्लांट सेटअप कराएंगे, इन्वेस्टमेंट कराएंगे, ओके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी खरीदेंगे। तो यहाँ सब वो सब क्या करेंगे? पैसे लगाएंगे। समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कोई बच्चा रीड कर लो तब तक। मीनवाइल कोई रीड करना चाहेगा या फिर मैं ऐसे ही कंटिन्यू कर दूं? सर आप ऐसे बताइए। सर ऐसे ही कर दीजिए। ऐसा ही कीजिए। चलो ठीक है। तो अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, जब खत्म हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो आपको मालूम है, मैंने बता दिया है कि कई सारे कॉलोनीज थी वो ओवर नेक्स्ट 2 डिकेड्स इंडिपेंडेंट होने लगती हैं, पर्टिकुलरली एशिया और अफ्रीका में इंडिपेंडेंट नेशन बनती हैं। और वहां पे क्या देखी जाती है? पावर्टी और लैक ऑफ रिसोर्सेज, और इकोनॉमी और सोसाइटी एक तरीके से क्या है? हैंडीकैप्ड है। अगर मैंने आप लोगों को पावर्टी चैप्टर पढ़ाया है, आप में से बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को, तो मैंने वहां बताया ना कि इंडिपेंडेंस हमें कब मिला? जब सोने के 1947। हाँ सोने ठीक की है, चिड़िया में से सोना हटा दिया और चिड़िया रह सोना गई। हटा, चिड़िया रहेगी, कह रही है अब तुम फ्री हो, डू, अब आपने जाओ जी लो अपनी जिंदगी। हालांकि सिमरन नहीं कहा, बट यही कहा कि अपनी जिंदगी जी लो। तो यहाँ पे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, हाँ, सोना वही चला गया ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ। आपने पढ़ा ना होम चार्जेस, मल्टीलैटरल पेमेंट सिस्टम पढ़ाया, इसी में पढ़ाया मैंने। यस सर। Yes, sir. है ना। अब ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक वेर डिजाइन टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल कंट्रीज, है ना। फाइनेंशियल नीड किसके? इंडस्ट्रियल कंट्रीज के, वो फुलफिल करने के लिए। और पावर्टी और डेवलपमेंट जो कॉलोनीज थी उनका कोई ख्याल नहीं रख रहा, जो हो रहा है चलो दे होने दो। यूरोप और जापान अपने आप को रीबिल्ड कर लेते हैं, यूरोपियन कंट्रीज और जापानीज अपने आप को रीबिल्ड कर लेते हैं, और उनका डिपेंडेंस आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पे रिड्यूस हो जाता है। तो आईएमएफ को लगता है कि भाई अगर हम डेवलप नेशन पे ही फोकस करेंगे तो डेवलपिंग नेशंस हाथ से चले जाएंगे, उनको भी देखना है ना, बिजनेस का एक्सपेंशन करना है। तो वो क्या करते हैं? डेवलपिंग नेशन कंट्रीज की तरफ भी अपना अटेंशन देते हैं। ओके, तो डेवलपिंग नेशन पे जब अटेंशन देंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो ये क्या कहेंगे आईएमएफ की? डेवलपिंग नेशन कहेंगे कि हेलो, मुझे जो है कि पैसे चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया है, 1991 इंडिया फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया है, ठीक है लो पैसे लो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो, बट एक काम करना, अपने यहाँ एलपीजी करना पहले, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। Liberalization, privatization, ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो एलपीजी करो, ठीक है एलपीजी कर लेंगे। ओके, आईएमएफ ने पैसे दे दिए, अब एलपीजी यहाँ पे आ गई, नंबर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर बढ़ गए, और ज्यादा से ज्यादा लोग अब इसमें काम करने लगे, जहां पे लेबर का क्या होने लगा? एक्सप्लॉयटेशन। आपने पढ़ा ही ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सर पढ़ा है ना? सर इंडिया तो इतना बड़ा कंट्री है, तो उसके आईएमएफ को तो बहुत ज्यादा पैसा देना हुआ होगा, तो बस एक एलपीजी करवाने से उसको क्या फायदा होगा? उसके तो नुकसान हो जाएगा ना। किसके नुकसान हो जाएंगे? किसका नुकसान हो जाएगा? फिर से बोलो, किसने बोला है ये? आदित्य। सर इंडिया इतनी बड़ी आवाज कट रही है उत्कर्ष।
बड़ी सर वो कह रहा सर है वो कि कह रहा है इंडिया LPG इतनी बड़ी कंट्री है, अगर आईएमएफ इंडिया को फंड्स देगी तो आईएमएफ का नुकसान नहीं हो जाएगा। क्यों क्यों नुकसान होगा? बैंक आपको उधार देती है तो बैंक का नुकसान होता है, ये फायदा? नहीं तो सर उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रही है, टर्म्स एंड कंडीशन लगा रही है, ठीक है, तो आपको पैसा चाहिए ना, लेना है लो, नहीं तो अपने घर रहो, मत आओ पैसे लेने, देखते हैं कैसे चलाते तो हो। सर IMF भी लगाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट? बिल्कुल, एक नॉमिनल, हाँ लगाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल। बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट से कोई पैसा क्यों देगा? टर्म्स एंड कंडीशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना? ओके सर। और आप देखो ये फॉरेन एक्सचेंज इसीलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने आप लोगों को बताया है ना फॉरेन एक्सचेंज के बारे में डिस्कशन किया है कभी? बताया है, बीपीओ वगैरह के वर्किंग के बारे में बताया होगा मैंने जब पढ़ाया होगा तो। यस सर, एक दिन पूरा डिस्कस यही हुआ था। तो फॉरेन एक्सचेंज आता है, तो फॉरेन एक्सचेंज हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हमें दूसरों से उधार न मांगना पड़े, क्योंकि गांधी जी तो यहीं चलेंगे ना इसी इंडिया में, बाहर तो हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। चलो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। As colonies, many of the less developed region of the world had been part of Western empires. Now, ironically, as new independent countries facing urgent pressure to lift their population out of poverty, they came under the guidance of international agencies dominated by the former colonial power. Former colonial power फिर से डोमिनेट करेंगे, पहले भी डोमिनेट कर रहे थे, पहले भी जो है कि उनके यहाँ रह के उनके जो है अपने उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना और अपना मार्केट बनाना उनका पहले भी मकसद था, आज भी वही तरीके से काम कर रहे हैं। तो लोगों को ये रियलाइज होता है कि अरे ये तो वही बात हो रही है। अब इस बार में क्या है कि वो यहाँ पे है नहीं, बट काम तो वही हो रहा है जो वो पहले जैसा चाहते थे, है ना? तो powerful country like US managed to secure rights to exploit developing countries' natural resources very cheaply, है ना? तो अब जब इन लोगों को लगता है कि ये कंट्री A, B, C, D, E, F, इनको लगता है कि अरे हमारे रिसोर्सेज, हमारी सोवेरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, ऐसा करो एक ग्रुप बनाओ, है ना? क्या बनाओ? ग्रुप बनाओ। अब ग्रुप बनाओ और बोल दो कि भाई हम लोग अगर आपसे लोन लेते हैं, क्योंकि आईएमएफ का भी अपना रिक्वायरमेंट है, उनको भी एक्सपैंड करना है, उनको भी पैसे देने ना, बिजनेस करनी है, लोन को देना तो होगा ही। तो हम तो लोन आपसे तभी लेंगे जब आप हमारे रिसोर्सेज का बेटर प्राइस लगाओगे, हमारे यहाँ भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी जाएगी होगी, अगर हम भी अपना सामान डेवलप नेशन में बेच पाएंगे, है ना? हम जो है सामान आप खरीद के हमारे यहाँ भिजवाते हो इनका, तो हम भी तो अपना सामान बेचें। पता लगा आप बेच रहे हो, हम कुछ बेच ही नहीं पा रहे, हमें भी तो बेचना है। समझ में आ रही बात? सभी तो बेचना चाहते हैं। यस सर। यस सर। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। At the same time, most developing countries did not benefit from the fast growth of Western economies experienced in the 1950s, 60s. Therefore, they organize themselves as a group. अपने आप को हेल्प करेंगे, हालांकि पैसे यहाँ पे पुल नहीं की जा रहे हैं, बट यस ग्रुप प्रेशराइज करेंगे। प्रेशर ग्रुप पढ़ा है आपने? यस सर। यस सर। यस सर। हालांकि काम वही हो रहा है, बट प्रेशर ग्रुप नहीं कहेंगे हम इसको। ओके, the groups of 77 G77 to demand a new international economic order. याद रखिएगा, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NEO बनाते हैं 77 ग्रुप 77। इसका मतलब क्या है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। रियल कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, मोर डेवलपमेंटल असिस्टेंस, फेयर प्राइसेस फॉर रॉ मटेरियल, बेटर एक्सेस फॉर देयर मैन्युफैक्चर गुड्स इन डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट, यही सब उनकी डिमांड थी। दिस इज व्हाट NEO स्टैंड्स फॉर एंड इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। सर ऐसा नहीं हो सकता कि जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं ये खुद का ही एक बैंक बना लें और वहीं से ही करें, जैसे हमने हुआ है। चाइना ने भी बनाया है, आप देखोगे आपको मिलेगा, चाइना ने बनाया है। है। ब्रिक्स एक होती है ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी ऐसे ही होता है। ब्रिक्स, बिल्कुल यही है। वेरी गुड, ठीक है। डेवलपिंग नेशन आपस में आप एक दूसरे को पैसा दो। ओके, एक AIIB भी करके है। सर चाइना डेवलपिंग नेशन है?
ग्रेट पावर है, डेवलपिंग ब्रिक्स में आर क्या है? अभी डेवलप नहीं है। रशिया। यस सर, डेवलपिंग है, डेवलपिंग नेशन है। सर ब्रिक्स में आर क्या है? आर रशिया। रशिया सर रशिया तो डेवलप्ड है। रशिया डेवलप्ड है। ब्रिक्स डेवलप्ड है, मतलब कि देखो ब्रिक्स एक ऐसा है काउंटर जो कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करता है। क्या करता है? आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करता है अमंग दीज कंट्रीज। ये इमर्जिंग पावर्स है, चाहे वो चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे आपका ये साउथ अफ्रीका हो, चाहे रशिया हो, चाहे ब्राजील। यहाँ के टर्म्स एंड कंडीशंस को उनको लगता है कि एक्सप्लॉइटेटिव है, तो अपना सेपरेट बैंक बनाओ, अपने आप को एक दूसरे की हेल्प करो, सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पे कह सकते हो। पढ़ा है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप? यस सर, यस सर। पैसे को पुल करना, पैसे को पुल करोगे और अपने मेंबर कंट्रीज को दो। समझ में आ रही है बात? अगर वो कंसेप्ट वहां पे छोटे लेवल पे पड़ा है तो वही कंसेप्ट यहाँ पे बड़े लेवल पे है। क्लियर है? यस सर, यस सर। हाँ, ये इनके खिलाफ है। ये कौन है? मनी लेंडर्स हैं, बैठे हैं कि आओ हमसे लोन लो, फिर आपको हम हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देंगे। समझ में आ रही है आप सभी बच्चों को बात जो भी बता रहा हूँ? यस सर, यस सर। हाँ, एंड ऑफ ब्रिटेन वुड्स एंड द बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ब्रिटेन वुड्स का किस तरीके से एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से देखी जाती है? तो from the 1960s, the rising cost of its overseas involvement weakened the US finance and competitive strength. 1960s के बाद देखा गया कि ओवरसीज का इन्वॉल्वमेंट यूएस का बढ़ता गया और इन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए, तो इनसे जो इनका जो डॉलर था वो थोड़ा वीक होने लगा। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस अब नहीं था कि अब ये इस तरीके से जो है कि सस्टेन कर पाएंगे, और वहां से एक कोल्ड वॉर भी चल रहा था इनका यूएसएसआर से। तो जो रिलेशन था गोल्ड के साथ, जो वैल्यू था आपके डॉलर का और गोल्ड का, है ना, वो नो लॉन्गर इट्स सस्टेन्ड। तो हुआ क्या फाइनली कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की एनवायरनमेंट थी वो कोलैप्स कर गई और एक नया आया, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एक्सचेंज रेट क्या होता है? हम जब अपने लोकल इकोनॉमी को नेशनल इकोनॉमी में लिंक करते हैं तो हम क्या करते हैं? वी नीड एक्सचेंज रेट्स, वी डू इट बाय एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट दो तरीके के होते हैं, एक आपका फिक्स्ड, एक आपका फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग। फिक्स्ड वाले में गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकता है और फ्लोटिंग में प्राइवेट या मतलब या डिमांड एंड सप्लाई पे वो काम करता है, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बात समझाई है, ठीक है, आपके लेवल तक आपको ये बात कंप्लीट करा दी है। अब होता क्या है, 1970s में चेंज हो जाता है, जब फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज आता है तो चीजें चेंज होने लगती हैं धीरे धीरे। अब डेवलपिंग नेशन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ जा रही हैं, ठीक है, और डेवलपमेंट असिस्टेंस उन्हें चाहिए, ओके। और साथ ही साथ कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी हैं, बैंक, यूरोपियन कंट्रीज के बैंक्स हैं जिनसे पैसे लिए जाते हैं, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिनसे कि पैसे लेते हैं, और इसके वजह से उनके ऊपर डेब्ट क्राइसिस क्या होती है? बढ़ती रहती है, उधार का जाल बढ़ता चला जाता है, इनकम उनकी डिक्रीज हो रही है ना, पावर्टी इंक्रीज हो रही है। पार्टिकुलरली ये कहाँ पे नोटिस किया गया? अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, है ना। तो अब जब इस तरह की प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है तो इसी दौरान एमएनसीज का फिर रोल स्टार्ट हो जाता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या करते हैं कि एक से ज्यादा नेशन में अपना प्रोडक्शन स्प्रेड करते हैं इन ऑर्डर टू गेट प्रॉफिट, ओके। तो आपने, अब मैं वहां जब ग्लोबलाइजेशन पढ़ाऊंगा तो फिर से ये समझाऊंगा। तो इससे क्या होता है कि ये अपने प्रोडक्शन के जो प्रोड्यूस है, ओके, उसको उसका जो है कम से कम दाम में प्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं, जब रिसोर्सेज डेवलपमेंट में अब आ जाते हैं तो रिसोर्सेज आर स्कैटर्ड हियर एंड देयर, ठीक है, स्कैटर्ड है, कहीं पे कुछ रिसोर्स अवेलेबल है तो कहीं पे कुछ रिसोर्स अवेलेबल है। तो सपोज कोई एक जगह है, दो जगह मानते हैं कि एक उसमें से एक्स और वाई जगह मान लेते हैं, चलो यहाँ पे बहुत एक पर्टिकुलर रिसोर्स बहुत है,
ठीक है, बहुत सारा अवेलेबल है और एक यहाँ पे बहुत कम है। अब बताओ कॉस्ट प्राइस इस रिसोर्स की कहाँ पे ज्यादा होगी, यहाँ पे कि जहाँ पे कम है, यहाँ पे जहाँ पे ज्यादा है? जहाँ पे कम है सर, जहाँ पे कम है, जहाँ पे कम है। हाँ, यहाँ पे कम है, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट प्राइस इस रिसोर्स की ज्यादा होगी और यहाँ पे ये ज्यादा अवेलेबल है तो कॉस्ट प्राइस इसकी कम होगी। तो ये एमएनसी कहाँ काम करना चाहेंगी, यहाँ या यहाँ? ज्यादा वाले एरिया में, जहाँ पे ज्यादा है, एक्स वाले में काम करेंगे, जहाँ पे सस्ते में उनको रिसोर्स मिल जाए। अब जब उन्हें सस्ते में रिसोर्स मिल जाएगा यहाँ पे, तो ये लाके यहाँ पे बेचेंगे, क्योंकि इनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, तो यहाँ पे लाके बेचेंगे। इनके कंपेयर में हो सकता है इनके से भी लेस प्राइस में बेच देंगे, है ना। तो हम लोग समझेंगे ये ग्लोबलाइजेशन में। तो इस तरीके से एमएनसी अपने आप को क्या करते हैं, स्प्रेड करती हैं। ओके, 1990s तक शिफ्टिंग प्रोडक्शन ऑपरेशन टू लो वेजेस एशियन कंट्रीज। और बीपीओ भी देखो कहीं ना कहीं उसी का एग्जाम्पल है। अगर आपको अच्छे से याद हो, मैंने अगर समझाया है तो कहीं ना कहीं वो क्यों यहाँ पे सर्विस सेंटर करवा रहे हैं, क्यों अमेरिका में नहीं करवा रहे, क्योंकि वहां पे पैसे ज्यादा हैं। इंग्लिश तो बोलने वाले हैं बट पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं, यहाँ पे पैसे कम लग रहे हैं, यहाँ पे भी लोग अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं, तो यहीं करवा लो, पैसे कम कराना है ना। समझ में आ रही बात? बीपीओ के वर्किंग की मैं बात की है। बीपीओ क्या होता है? यस सर। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कॉल सेंटर्स वगैरह जो काम करते हैं। अब आज के डेट में आप एनटीएससी निकाल लो, क्या फायदा होगा एनटीएससी निकालने से? नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, दूसरे इंस्टीट्यूट में कहो देखो भाई एनटीएससी हमने निकाला है, ओके, तो हम फीस इतना नहीं दे पाएंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे पास देखो एनटीएससी है, हम आएंगे रिजल्ट देंगे आपको। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। बच जाओगे। तो ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप कर रहे हो स्पेसिफिकली, वर्ल्ड वाइड हो रहा है। अगर मैं ये सब सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ तो आपको दिमाग में ये बड़े लेवल पे पढ़ रहे हो, छोटे लेवल पे पढ़ रहे हो, कंसेप्ट देखो हम लिंक कर जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर मैंने वहां पे छोटे लेवल बता दिया है तो बड़े लेवल पे भी वही हो रहा है। तो अगर कंसेप्ट मैंने समझा दिया तो अपने रियल लाइफ में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बट आपके उसके लिए आपके पास कुछ होना चाहिए वैसा, ये होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। चलो, तो ये सारी चीजें अपने रियल लाइफ में आप अपकमिंग लाइफ में इस्तेमाल करिएगा। ऐसे ही चलता है। चाइना में देखोगे तो लोगों ने क्या किया, ओके, एमएनसीज ने अपने आप को अपना इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा किया। क्यों? क्योंकि चाइना ने अपने यहाँ क्या कर रखे थे, वेजेस लो रखे थे, लोगों का स्किल भी था और वेजेस भी क्या था, लो था। तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, एमएनसीज ने वहां इन्वेस्टमेंट किया। जब इन्वेस्टमेंट किया एमएनसीज ने वहां पे, तो वहां का इकोनॉमी क्या होने लगा, बढ़ने लगा। आप देखो चाहे टीवी हो, मोबाइल फोन हो, टॉय हो, ये सारी चीजें कहाँ बन रही है, चाइना में बन रही है। मेड इन चाइना है, मेड बाई चाइना नहीं है, ये भी याद रखिएगा। मेड इन चाइना है, मेड बाई चाइना नहीं है। बट तब भी अगर मेड इन चाइना है तो चाइना को फायदा तो पहुंच रहा है ना। यस सर। आज के डेट में अगर आपसे कोई कह देता है कि दैट वी डोंट नीड टू बाई, वी शुड नॉट बाई एनी चाइनीज प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, क्या फायदा है हमें? सर इससे हम इंपोर्ट नहीं करेंगे और जो हमारी लोकल हमारे जो है हम उन्हें खरीदेंगे, इससे हमारी कंट्री का इंपोर्ट घटेगा और हमारी करेंसी और बढ़ेगी। बिल्कुल, हम अपना फॉरेन एक्सचेंज चाइना को नहीं देंगे, सबसे पहली बात, जो हमारे कंट्री के लिए बहुत मजबूत और बहुत वैल्यूएबल है ना। हम ऐसा नहीं है कि चाइना को कहेंगे कि गेट बंद कर देंगे, कोई ऐसा गेट है बंद कर देंगे कि नहीं चाइना आप तुमसे नहीं लेंगे। मार्केट खुला है, कोई खरीदने वाला नहीं है, बेचना है तो बेच लो, लोग खड़े हैं, नहीं तुम्हारा तो नहीं लेंगे भाई, हम किसी और का ले लेंगे जो है कि प्रोडक्ट, पर तुम्हारा नहीं ले पाएंगे। तो उससे उनको पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे और फिर ऐसे, मतलब एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, है ना। तो अब अगर इंडिया का प्रोडक्ट करते हो, अभी दिवाली आ रही है, बहुत सारे लोग लड़ियां लगाते हैं घरों पे, बहुत खुश होते हैं, मेड इन चाइना, है ना। तो अगर आप दिए लगाते हो, दिए का इस्तेमाल करते हो, दिए जानते हो, मिट्टी के बने हुए दिए, यस सर। तो वो यहाँ के लोग बनाते हैं, कुम्हार वगैरह लोग हैं, पॉटर्स वगैरह, वो बनाते हैं। आप वो खरीदते हो, वो पैसा उनको देते हो, फिर वो अपने घर अपने जाएंगे, अपने वो भी दिवाली मनाएंगे, यहीं रह जाएगा, यहाँ के लोग फिर खुश होंगे, ठीक है। चलो,
सोसाइटी डेवलप होगी सर, नेशन। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो रिसेंटली आपने कुछ स्पीच भी आया था इसके रिगार्डिंग पीएम का। ये सब योजना बनी है, उसके यस सर। अच्छे खासे करोड़ ये बनाई जाएगी। चलो, the relocation of industry to low wage countries stimulated world trade and capital flow. वर्ल्ड ट्रेड और कैपिटल फ्लो को बढ़ाया। भाई अब यहाँ पे कोई नहीं जो है कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एमएनसी अगर कर रही है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, तो ट्रेड बढ़ रहा है ना। तो इसी तरीके से इंडिया, चाइना, ब्राजील, इन यहाँ पे देखा गया इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन नोटिस की गई। समझ में आया? यस सर। एक बहुत ही बड़ा चैप्टर और एक आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर मैंने आपको आज पढ़ा दिया, कंप्लीट करा दिया। ये सर, ये इंटरेस्टिंग तो था पूरा। यस सर। इसमें इकोनॉमिक्स बहुत थी। हाँ, इकोनॉमिक्स बहुत थी और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको वर्ल्ड के लेवल पे पता भी लगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड पढ़ के। रेडिकल B01 के बच्चे भी हैं यहाँ पे, समझ में आया आप लोगों को? B01 ज्योति, हिमानी, अक्षय, हिमांशु, साहिल, ये सब बच्चे हैं। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, बाकी ये बताओ और आप लोग A01 आप सभी को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. चलिए, so in this way we have completed an important chapter. Okay, now after this we will start a new chapter. अब बताओ न्यू चैप्टर अभी स्टार्ट कर दूं और यस सर अभी स्टार्ट करो। सर अभी स्टार्ट कर दो। कर दें? यस सर कर दो। सर स्टार्ट कर दो। चलो ठीक है, अभी इसी चैप्टर से रिलेटेड अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे उसी से रिलेटेड करते हैं, है ना? फ्रेश है दिमाग में, जो है कि आप लोगों के है और अच्छे से समझ जाओगे आप। इकोनॉमिक्स, वेयर इज इकोनॉमिक्स? हालांकि ये पेज 3 है, लेट मी टेल यू। या ऐसा करें पहले मैप कर रहे हैं। मैथ है आप लोगों के पास इस समय? नो सर अभी नहीं है। नो सर अभी नहीं। अगली क्लास में मैप कर ले। वेट हम अगर इसको अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो मैप मुझे भी पढ़ाना है। आपका फेस टेस्ट का है, होने वाला है नेक्स्ट वीक में, तो आप लोग इसको कैसे करोगे? चैट पे पूछ लो किसके पास है किसके पास नहीं। एक मिनट वेट करो, कुछ चीजें हैं मैं लिखवा देता हूँ। ओके, आप लोग उसको लिख लो मैप में। हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी मैप करेंगे और जैसे ही मैप कंप्लीट होता है मैं फेज 3 स्टार्ट कर दूंगा और उसमें सबसे पहला चैप्टर आपका ग्लोबलाइजेशन ही रहेगा। ठीक है सर, अभी स्टार्ट नहीं मतलब मैंने आप लोगों को एग्रीकल्चर सेकंड फेज में पढ़ाया था। यस सर। चलो अपनी नोटबुक निकालो, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं जो जो टॉपिक पढ़ लिया है और उसको मैप में भी उसको हम इनपुट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट इंपॉर्टेंट चीजों को लिख लो। ओके, रेडिकल B01। यस सर। आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए। फेज 2 आप लोगों को पढ़ाया अभी नहीं है, बट ये मैप तो करोगे ही आप लोग, तो चीजों को नोट डाउन कर लें आप लोग, यस है ना? और स्कूल में कहीं ना कहीं ये चीजें पढ़ा दी गई होंगी आप लोगों को। ओके, चलो मैप में आते हैं। मेजर डैम्स करा दिया है, वाटर रिसोर्सेज का था, है ना? यस सर बोलो सर, ये पीडीएफ हमें भी मिल सकता है? ये पीडीएफ आपको आई थिंक ये तो एकेडमिक डिपार्टमेंट बता पाएंगे, है ना? तो इंडिया राइस ग्रोइंग एरियाज, है ना? राइस ग्रोइंग एरियाज आप देखो कौन से हैं और आपको जो कंडीशंस हैं वो कंडीशन याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में देखो डिफरेंट क्रॉप्स के जो कल्टीवेशन के कंडीशंस हैं वो इंपॉर्टेंट है, चाहे वो उसके टेम्परेचर हो, चाहे ह्यूमिडिटी हो, चाहे रेनफॉल हो, है ना? और जो इम्पोर्टेंस रखते हैं वो एक्सेप्शंस जो हैं वो भी, तो इस चीज को याद रखिएगा। आप कंडीशन तो आप जानते हो, मुझे नहीं लगता कि आप उसको लिखना भी चाहोगे। लिखना चाहोगे? नहीं सर, लिख चुके हैं पहले से। नो सर। लिखिए सर। अभी मैप तो है,
अभी मैप नहीं है आप लोगों के पास, तो मैप अभी नहीं करा रहा हूँ। एग्रीकल्चर को हम लोग अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। इससे बाद कुछ चीजें जो आपको लिखवानी है मुझे, वो है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का। ओके, जो आपके एनटीएससी के 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, दिख रहा है? यस सर। यस सर। ये एक जगह सारा कुछ डेटा दिया हुआ है, इसको फटाफट लिखो। एनटीएससी है ये, ओके सर। नॉट फॉर मैप। ओके सर। कोई स्क्रीनशॉट लेके बैठेगा नहीं, कॉपी में लिखो। सर थोड़ा लिखना सा, तो पड़ेगा ही। सर थोड़ा सा नीचे कर दो सर, ऊपर वाला थोड़ा छुप गया है इस पेज का। यस सर, वो ऊपर के 6 पॉइंट्स है वो छुप गए हैं पेज के। नहीं नहीं, आप ये रहने दो, आप यहीं से लिखो, मैं यहीं से लिखवाना चाहता हूँ। ओके सर। सर बस स्टेट्स और माइंस लिखने हैं ना? हाँ, स्टेट्स और माइंस लिखो। या फैक्ट्स भी लिखने हैं? सर कुद्रेमुख तो कर्नाटका में है ना? कुद्रेमुख, हाँ सर छत्तीसगढ़ में लिखा हुआ है। यस सर। पूरी एक बलि डाल है। ये कर्नाटक में कुछ नहीं है ना? ये मुझे सर लगता है यहाँ पे कर्नाटक किसने, में यहाँ से होना चाहिए, बेलारी हाँ से। यहाँ पे वो ऊपर एंटर टाइप होना होना चाहिए। होगा। हाँ, बेलारी कुद्रेमुख ये आपका कर्नाटक का ही है, ऊपर नीचे थोड़ा सा लिखा हुआ है। ओके, दुर्ग बेलाडेला। सर ये तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों में है ना बेलाडीला? छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र के बीच में हो तो। हाँ, मेन आप छत्तीसगढ़ में इसको लिखिए, दुर्ग बेलाडेला। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट है ना, बेलाडेला हिल्स। बेलारी कुद्रेमुख, बेलारी चित्रदुर्गा चिकमंगलुरु तुमकुरू, कर्नाटक एंड adjoining areas। सर फर्स्ट वन में झारखंड नहीं लिखा गया, आयरन ओर में। चलो ठीक है, आप सिंहभूम लिख लो। वेरी गुड, आपने सारा याद कर रखा है, इसीलिए आप बता पा रहे हैं। लिख लो आप, साइड बाय साइड आप लिख लो। अब आ जाओ नीचे। झारखंड माइका, ये आयरन ओर माइंस है। मैंने तो हालांकि बहुत एक्सप्लोर करके इसको एक्सपैंड करके आपको समझाया है। माइका वाला देख लो, झारखंड हजीराबाद कोदरमा, बिहार में गया है, आंध्र प्रदेश नेल्लोर, राजस्थान देवार अजमेर। फटाफट लिख लो। सर ये माइक और बॉक्साइट के फैक्ट भी लिखे हैं। बेटा आपकी आवाज कट रही है, सिद्धार्थ बोल रहे हो ना? यस सर। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? सर मैं पूछ रहा हूँ माइका और बॉक्साइट दोनों के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी लिख लें? लिख लो। ओके सर। आई थिंक ये बुक में दिए हैं सब, है ना? तो डिपेंड्स ऑन यू। पहले फर्स्ट सबसे पहले आप लोग ये लिखो, स्टेट और उसकी डिपॉजिट। ये सब याद भी कराया है आप लोगों को, है ना? बॉक्साइट, बिलासपुर, मैकाल हिल्स। यस सर। यस सर। यस सर। सर डन।
ओके, रेडिकल B01 का फेस टेस्ट हो गया पहला? रेडिकल B01 Yes, का sir. फेस टेस्ट हो गया? Yes, पहला sir. फेस टेस्ट हो गया? ओके, Yes, sir. 5:30 बजे के बाद थोड़ा हम लोग उस पर डिस्कशन कर लेंगे। ये आपकी क्लास है एक्स्ट्रा कोई भी थर्सडे को है? चलो आप लोगों की जब सेपरेट क्लास लगेगी तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। ओके, डाउट्स जो भी हो पूछ लेना आप लोग। अब आ जाते हैं नेक्स्ट हम लोग कोल माइंस एंड ऑयल फील्ड्स। ओके, ये कोल माइंस और स्टेट्स, मुझे लगता है सारे बच्चों को स्टेट अगर दे दिया जाए एक रफ एक ब्लैक पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, तो उसमें वो डिफरेंट स्टेट को डिमार्केट कर पाएंगे। मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो, यस सर। तो बस आपको याद करने वाला काम करना है, ठीक है? और ये एनटीएससी में भी पूछा जा सकता है, लिख लो इसको। सर ये तो सिर्फ एनटीएससी में ही पूछा जाएगा ना? एनटीएससी में ही पूछा जाएगा। अब सीबीएसई में भी पूछ लें तो नो वन नोज, डेटा है दिया है, हो सीबीएसई में सकता तो है। कि न्यूक्लियर बिल्कुल, उसमें तो ये चैप्टर है नहीं ना। बट ऐसा हो सकता है मैप में आपसे पूछा जा सकता है कि मैप में ये पर्टिकुलर जो है बोकारो कोल माइंस कहाँ पे किस स्टेट में लोकेटेड है, तो आप सीधे सीधे बना सकते हैं। सीबीएसई ने बताया हुआ है मैप सिर्फ न्यूक्लियर थर्मल वाला आएगा। ओनली न्यूक्लियर थर्मल? यस सर, ऐसे ही है मैंने ऐसे कुछ है, देख लेना फिर से एक बार, शायद से देख लेना फिर से एक बार। बाकी ये एनटीएससी के लिए सारा लिख लो। सर कोल माइंस में 8 हैं और स्टेट सिर्फ 7 ही दिए हैं। बोकारो झरिया झारखंड। सर बोकारो झरिया झारखंड में। हाँ, मेजर ऑयल फील्ड्स। सर 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर लो। ये सर डन। ऑयल फील्ड्स लिख लो। सबसे ज्यादा पेट्रोल कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है? मुंबई हाई, अरविंद सिंह। अरे जो 2-2 हैं 3-4 ये दोनों गुजरात में ही है। हाँ, तो सर ऐसा ही दूसरों में भी होगा। दिग्बोई नाहरकटिया आसाम। आई थिंक लिख लिया होगा सभी ने। डन सर। Yes, sir. 7 मिनट। यस सर, अब कर दीजिए। पावर प्लांट्स, देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, थर्मल पावर प्लांट वेरी इंपॉर्टेंट। सब थोड़ा ऊपर कर दो। ये भी लिख लो।
सर वो कोरबा है ना, कुराबा लिखा हो जो। इसमें एक और ऐड कर लेना, कुंदाकुलम, है ना? सर वो कहाँ है? तमिलनाडु। ये बगल में कॉमा लिख दीजिए। सर न्यूक्लियर पावर प्लांट का तो प्री बोर्ड में आया था ना? चलो बढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। हम ये सभी बच्चों को याद होना चाहिए अच्छे से, एनटीएससी के लिए खासकर। और आई थिंक नाइन्थ में, हाँ नाइन्थ में भी मैंने आप लोगों को कई सारी चीजें, फैक्ट्स लिखवाए हैं मैप में, वो भी ये भी सारा काम देगा आपको। आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? हो गया ना सभी बच्चों का? सर न्यूक्लियर पावर प्लांट वाले एक बार दिखाना। यस यस सर। सर ने कौन सा ऐड करने को कहा था? कुंदाकुलम। यस सर, हो गया। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आ गई ना तो यस सर। तो ये तो हम ये शायद से फेज 3 है। ये फेज 3 है, लिखवा दें? यस सर। यस सर, लिखवा दीजिए, अभी तो टाइम है। लिख लो। यस हमारे स्कूल में सर हो गया ये चैप्टर। बहुत इजी चैप्टर। और सर इसमें केमिस्ट्री के भी कुछ कंसेप्ट हैं लास्ट में। हाँ, केमिकल इंडस्ट्रीज, वो सब तो आप लोग जानते होंगे, केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा हुआ, एल्युमिनियम के बारे में। यस सर, ब्लास्ट फर्नेस। हाँ ब्लास्ट फर्नेस। नेक्स्ट क्लास में सभी लोग पॉलिटिकल मैप लेकर बैठेंगे, ओके? कम से कम ओके सर। एक बंडल आप लोग, यस सर, बंडल ले लेना, खरीद लेना मार्केट से इकट्ठे, और नेक्स्ट क्लास में सारा प्रैक्टिस करेंगे उसको, और फिर उसके बाद ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। होपफुली नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट होगा। सर एक अप्रोक्सीमेट नंबर बता दो कितने ले लें? एक बंडल आती है ना, एक बंडल आता है मैप का पॉलिटिकल, वो पूरा बंडल ही खरीद लो। प्रैक्टिस करोगे ना, जब भी टाइम मिला करे, जब लगे कि बहुत पढ़ लिया, थोड़ा सा कुछ लोकेट एंड लेवल वाला काम करते हैं तो मैप करो। ओके ओके सर। यस सर। सर डन।
और डीबीपी सारे बच्चे कर लेंगे। यस सर, डन। यस सर। डन। आयरन एंड स्टील प्लांट्स। चलो एक काम देता हूँ आप लोगों को आज। ये दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला और भिलाई, ये किस फॉरेन कंट्री की हेल्प से इंडिया में बनाया है, ये बताना नेक्स्ट क्लास। दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, भिलाई। सर राउरकेला में तो कॉलेज भी है NIT। सर ये आपने सर पिछले साल शायद बताया था। कोच के बता दो, नेक्स्ट क्लास में बता देना। बताया है तो अच्छी बात है, फाइंड आउट करो। सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देंगे? ये दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, भिलाई, ये किस फॉरेन कंट्री के हेल्प से बना है इंडस्ट्री? सर 1 to 6 या 1 3 5 और 6? 1 3 5 6। ओके सर। आगे बढ़े, नेक्स्ट। नो सर, एक चलिए सर 1 मिनट बस। चलो ठीक है। सर डन। बाकी बच्चे Yes, बताओ, sir. हो गया? यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी आप लोगों की, ठीक है? क्योंकि अब आपका डाउट का सेशन स्टार्ट होगा, तो आप बच्चों को जिनको डाउट है वो डाउट पूछेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैप से कंटिन्यू करेंगे। मैप आप सभी के पास होना चाहिए, ओके? मैप लेकर बैठना, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, ओके? और फिर उसके बाद मैप कंप्लीट करेंगे पूरा। मैप कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर से जो है कि कंटेंट स्टार्ट करेंगे फेज 3 का। और फेज 3 हम लोगों को जो है कि कोशिश करेंगे कि नवंबर तक कंप्लीट कर दें, ओके? आप लोगों का NTSC का फॉर्म फिलअप हो गया सभी बच्चों का? सर फॉर्म आ गया क्या? सर नहीं आया अभी तक। अभी तक फॉर्म नहीं आया, पता नहीं क्या कर रहे हैं। 13 दिसंबर को पेपर है। मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। सर आ आपने गया। कैसे किया? आ सर गया ना? यूपी का आ गया, दिल्ली का नहीं आया। यूपी का आ गया, ओके। यूपी वालों ने भर लिया? पुलकित, आपका यूपी में है स्कूल? नो सर, दिल्ली में ही है। तो आपने कैसे भर दिया? सर आज सुबह ही ना स्कूल वालों ने सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगी थी, तो सर अप्लाई करा है सर अभी। ओके। और अक्षित आपने? सर मेरी मदर गवर्नमेंट टीचर है तो उन्होंने दे दिया मैंने तो। अच्छा, उनके पास टीचर्स लिंक था। परमिशन। बाकी बच्चों लोग अपने स्कूल में अप्रोच करते रहिए, लेसन ऑफिसर को अप्रोच करते रहिए। पता नहीं अब लेट हो रहा है, बट आप अपडेटेड रहिए, ओके? ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। चलो, डाउट जिन बच्चों का है वो पूछो, बाकी लोग आप चाहें तो जा सकते हैं, बट ये DPP सारा कंप्लीट करके रखें। बाय सर। बाय। सर मैं Good evening, DPP sir. ना 7 तारीख के बाद करता गुड हूँ। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। थैंक यू सर। गुड सर हमें इवनिंग लेट सर। नहीं करना है।
सर मैंने नाइन्थ का सिलेबस ऑलमोस्ट 50% कवर कर लिया है, जितना मेरा कवर नहीं हुआ था लास्ट ईयर। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। सर मेरे को एक डाउट है बोलो। क्लोथिंग वाले चैप्टर से, जो चैप्टर 7 है हिस्ट्री का। सर ये कॉर्सेट्स होता क्या है? चैप्टर का नाम वुमेन को क्या है? पहनना पड़ता था उस टाइम पे सर, ये ड्रेसिंग वाले का है। अच्छा, क्लोथिंग चैप्टर का। यस सर। ये क्लोथिंग है आपका, ये जो है कि कॉर्सेट। अभी क्लोथिंग तो मैंने 9th में सर नहीं पढ़ाया था ना। सर वो विमेन सर को वेस्ट पे पहनना पड़ता था और वो बहुत टाइट होता था। हाँ, ताकि एक्सपेंशन वगैरह कुछ है उसमें लॉजिक उसके बिहाइंड। जैसे ये उसमें सर पढ़ा था मैंने भी। प्रिवेंट द टू ग्रोथ ऑफ गर्ल चाइल्ड। yes sir, the growth of certain parts of body so that women should look beautiful. हाँ, क्लोथिंग तो मैंने आई थिंक 9th में भी अभी नहीं पढ़ाया बच्चों को। देखते हैं टाइम मिलता है तो क्लोथिंग पे। सर और कोई डाउट? और और सर उसमें एक जो क्रिकेट वाला चैप्टर था सर, वो उस ओमिटेड है। एनटीएससी में नहीं आएगा वो? ओमिटेड वो है, omitted बहुत है। कम चांसेस है। बहुत कम चांसेस हैं उसमें से आए। जो 9th का नहीं किया है मेन, आप उसको पहले कंप्लीट करिए। सर वैसे क्रिकेट वाले में है नहीं, वो स्टोरी है बस। उसमें वो भी जो है कि आप बहुत चांसेस बहुत कम है, एक क्वेश्चन अगर आ जाए तो आ जाए, क्योंकि क्लोथिंग से देखा गया है कि एक क्वेश्चन आया था पिछली बार, इस बार भी हो सकता है कि आए, लेकिन डिपेंड करता है फिर भी। बट उसके अलावा छोड़कर बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। तो सर क्रिकेट वाला तो फिर आना चाहिए ना? क्रिकेट क्लोथिंग को छोड़कर, ओके क्लोथिंग को सर। कंसिडर कर सकते हैं। ओके सर। तो वो चैप्टर्स तो सर मैंने कवर कर लिए हैं, बस एक बार दोबारा से रिवाइज करूंगा तो और अच्छे से पक्का हो जाएगा वो फिर। हाँ, डीपीपी वगैरह 9th की मांग लेना आप लोग, जिनके पास नहीं है, नए बच्चे जो हैं 10th के। सर ठीक है, हम एकेडमिक डिपार्टमेंट से डीपीपी मांग के डीपीपी सॉल्व करो। सर हम नाइन्थ का मटेरियल अगर मांगते हैं ना एकेडमिक डिपार्टमेंट से, तो वो जल्दी रिस्पॉन्स नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं करते जल्दी। मैंने हर्ष सर को बोला था नाइन्थ के बायोलॉजी के मटेरियल के लिए, तो अभी तक 2 दिन हो गए तो मुझे मिला नहीं है। वो कह रहे हैं कि मेरे पास मिल नहीं रहा मेरे को आगे से। ओके, डीपीपी तो आपको मिलेगी, है ना, डीपीपी सॉल्व करने के लिए मिलेगी आपको, एक बार बात कर लेना फिर से। ओके ओके सर। और किसी बच्चे का डाउट है तो पूछो। सर कल आप एल्डोरेडो इंडिया के बारे में बुक पूछ रहे थे। कर्नाटक। सर मैंने गूगल पे हाँ सर गूगल पे सर्च किया था सर, उसमें सर कुछ दिखाया ही नहीं। ओके, कोलार गोल्ड माइंस ऐसा कहा जाता है। नाम सुना है आपने? सर कौन कोलार, सी माइंस? कोलार KOLAR, ऐसा कहा ओके जाता है। सर। बेटा किसी बच्चों को डाउट है? अदरवाइज फिर क्लास स्टॉप करनी होगी। डाउट है तो पूछो, या आप एग्जिट कर सकते हैं। नहीं सर, हमें एग्जिट नहीं करना ना, क्योंकि हमारा फिर सेम ही लिंक से जो है फिजिक्स का भी क्लास है 6 to 7:30। तो रिकॉर्डिंग तो स्टॉप होगी ना? यस सर, ये रिकॉर्डिंग स्टॉप होगी। तो आप रिकॉर्डिंग उसको ये सर रीजॉइन आपके कर लिए लीजिए। हो जाएगी। ओके, तो और किसी का कोई डाउट? शुड आई लीव नाउ? सर हाँ बोलो। तो मुझे पूछना था कि सर 9th का रिवाइज करते समय सर मॉड्यूल की भी रीडिंग लगानी जरूरी है? अरे तुमने तो सारा पढ़ रखा है, तो उसको एक बार यस रीड सर, कर लो। मतलब बेस्ट रीडिंग तरीके से, बेस्ट तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करो। रीड करके डीबीपी सॉल्व करो, रीड करो डीबीपी सॉल्व करो। ओके सर। ठीक है, आप लोग कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे का? अगेन आई एम आस्किंग। नो सर। नो सर। चलो ठीक है, प्रिपेयर करो अच्छे से। थैंक यू।
meet you next class. Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू सर। हमें स्कूल से क्या पूछना है एनटीएससी के फॉर्म के बारे में? हैं? शायद भी उनसे पूछना पड़ेगा कि एनटीएससी का फॉर्म आपके यहाँ पे आया या नहीं आया। तुम्हारा स्कूल कराता है एनटीएससी कंडक्ट? हमारा स्कूल एनटीएससी क्यों कंडक्ट कराएगा? वो तो दिल्ली साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट कराती है, पर भाई तेरे को उसमें फॉर्म के लिए प्रिंसिपल के साइन चाहिए होते हैं कि तेरा जो डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है वो करेक्ट है कि नहीं। तो वैभव कटहत, अगर फॉर्म आ गए तो मैं किससे बात करूंगा फॉर्म के लिए, ये बता दे यार। मैंने तो अपनी मैम से बोला, मैम कह रही बेटा स्कूल में जाके बात करो। मैं कह रहा कौन जा रहा है स्कूल, तो लियाजनिंग ऑफिसर से ही बात कर लो, अपने प्रिंसिपल से भी एक बार मैसेज डाल दिया उन्हें बस। अच्छा, मतलब लंबा काम पड़ जाएगा।